Limitless Book Summary. Narrated by AI Machine Delilah. Introduction. मुझे इससे क्या फ़ायदा? पढ़ाई करने और सफलता पाने के लिए अपने दिमाग का उपयोग करें। इसके लेखक जिम क्विक को बचपन में दिमाग की एक भयानक चोट लगी थी। इससे उन्हें सीखने में दिक्कत होती थी, इसीलिए उन्हें दूसरे बच्चों की तुलना में स्कूल में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। उन्हें अक्सर तंग भी किया जाता था। एक शिक्षक ने उन्हें खंडित मस्तिष्क वाला लड़का कहा था। लेखक को सालों तक यही लगता रहा कि अपनी चोट के कारण उसे पढ़ाई के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन कॉलेज में क्विक ने एक अलग तरीका खोजा। उन्हें ज़्यादा मेहनत नहीं, बल्कि बेहतर तरीके से सीखना चाहिए था। उनकी खोजों ने उन्हें पहले की तुलना में तेज़ी से ध्यान केंद्रित करने, याद करने और सीखने में मदद की। लेखक की तरह आपके पास भी अपने बारे में गलत धारणाएं हो सकती हैं। यह किताब आपको दिखाएगी कि कुछ मानसिकता, प्रेरणा और तरीके बदलकर आप असीमित बन सकते हैं। इस किताब में सीखें क्यों टैक्सी ड्राइवरों का दिमाग बड़ा होता है, कैसे बैक बैच पढ़ाई में मदद कर सकता है और क्यों आप तीसरी कक्षा के छात्र से बेहतर पढ़ना नहीं जानते। लेसन. टेक्नोलॉजी सिंप्लीफाइज आवर लाइव्स बट मे हैम्पर लर्निंग. डिजिटल टेक्नोलॉजी अच्छी है या बुरी? एक आसान सा सवाल, लेकिन जवाब पेचीदा है। स्मार्टफोन और टैबलेट आपको आज़ाद कर सकते हैं। वे हमें दिमाग के कुछ छोटे छोटे काम उन्हें सौंपने देते हैं। सुनने में यह बढ़िया लगता है ना? शायद नहीं। कुछ शिक्षाविदों का मानना है कि यह डिजिटल आदत परेशानी की जड़ है। उनका कहना है कि इससे सीखने की क्षमता घटती है। ज़रा सोचिए कि कैसे हम काम, नोटिफिकेशन और मैसेजिंग के बीच लगातार आगे पीछे होते रहते हैं। शोधकर्ता डेनियल जे. लेविटन के अनुसार इस प्रक्रिया से दिमाग की ऊर्जा तेजी से खत्म होती है और हम उत्तेजित और थके हुए हो जाते हैं। टेक्नोलॉजी हमारा जीवन आसान बनाती है, लेकिन हमारी सीखने की क्षमता को बाधित कर सकती है। हमारे पास हमेशा ढेरों जानकारी मौजूद रहती है। कोई आश्चर्य नहीं कि सर्वेक्षण बताते हैं कि औसत व्यक्ति 1960 के दशक की तुलना में 3 गुना अधिक जानकारी ग्रहण करता है। लेकिन अपने आप पर बहुत अधिक जानकारी लादना हमेशा अच्छा नहीं होता, क्योंकि आप तथ्यों को हमेशा देख सकते हैं। आपकी याददाश्त कम हो जाती है। यह किसी उपेक्षित मांसपेशी की तरह सिकुड़ जाती है, लेकिन खुद को याद करने के लिए धक्का देने से याददाश्त सुधरती है। टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से गहन सोचने की क्षमता भी घट सकती है। आखिरकार इंटरनेट विचारों से भरा पड़ा है। कुछ लोगों को लगता है कि यह अच्छी बात है, क्योंकि यह हमें चुनौतियों को कई कोणों से देखने देता है। लेकिन हम में से अधिकांश लोग विविध दृष्टिकोण नहीं खोजते। इसके बजाय हम कुछ ऐसे स्रोत चुनते हैं जिनसे हम सहमत होते हैं और उनका इस्तेमाल अपने विश्वासों को मजबूत करने के लिए करते हैं। इससे दूसरे लोगों के पहले से सोचे गए विचारों को अपना लेते हैं। इससे कटौती, समस्या समाधान और गहराई से सोचने की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए अपने दिमाग को स्वस्थ रखना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। कैसे? इसके लिए जिम क्विक के कुछ सुझाव। यह एक बिल्कुल बुनियादी सुझाव है जो डिजिटल युग में खास तौर पर प्रासंगिक है। हर दिन अपने सभी उपकरणों को 30 मिनट के लिए बंद कर दें। आराम करें, रचनात्मक बने और अपने दिमाग को भटकने दें। लेकिन क्या होगा अगर आप अपने उपकरणों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? क्या आपका दिमाग और क्या आप हमेशा के लिए बदल जाएंगे? शायद नहीं। वीडियो के अगले भाग में आपको दिमाग के लचीलेपन और अनुकूलता के बारे में पता चलेगा। लेसन. ईच ऑफ अस कैन ऑल्टर आवर ब्रेन. कितनी बार आपने सोचा है, दूसरी भाषा सीखने के लिए मैं बहुत गधा हूँ, मेरी याददाश्त कमज़ोर है, या इस विषय में मेरी समझ ही नहीं है। जब हम अपने आप को दूसरों से बहुत ज़्यादा तुलना करते हैं, तो अक्सर हम यही मान लेते हैं कि हम दूसरों से घटिया हैं। लेकिन इससे हमारी क्षमता सीमित हो सकती है। हो सकता है कि अभी आप अपनी उपलब्धियों से खुश न हों, लेकिन हो सकता है कि कल आप चमकने लगें। विशेषज्ञ कहते हैं कि आपका दिमाग न्यूरोप्लास्टिक है। आसान शब्दों में कहें, यह आपके पूरे जीवन भर बदलता है, बहुत ज्यादा बदलता है। सीख. हम अपने दिमाग को बदल सकते हैं। कई लोगों का मानना है कि हमारा दिमाग किशोरावस्था के आसपास परिपक्व हो जाता है। इसके बाद
इसे बस ढलान का सामना करना पड़ता है। सौभाग्यवश इसके उल्टे के कई सबूत हैं। लंदन के टैक्सी ड्राइवरों के बारे में सोचिए। लाइसेंस पाने के लिए उन्हें एक बहुत ही कठिन परीक्षा देनी होती है। एक भावी टैक्सी ड्राइवर को लंदन की 10 किलोमीटर के दायरे में मौजूद 25,000 गलियों को याद करने में 3 से 4 साल लगते हैं। इस सारी सीखने की प्रक्रिया से उनके दिमाग पर बहुत असर होता है। शोध के अनुसार लंदन के टैक्सी ड्राइवरों के याददाश्त से जुड़े हिस्सों में आम लोगों की तुलना में अधिक ग्रे मैटर होता है। हजारों सड़कों को सीखने से उनका दिमाग नए न्यूरल पाथवेज बनाने के लिए मजबूर होता है। इससे उनका दिमाग बदलता है और बड़ा होता है। ये बात हमारे लिए क्या मायने रखती है? अच्छी खबर ये है कि हम सब भी ऐसा ही कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने दिमाग से झूठी बातों को निकालना होगा। यहाँ झूठी बातें का मतलब है लिमिटेड आइडियाज एंटरटेन्ड, यानी अपने दिमाग में सीमित विचारों को घुसने देना। सबसे बड़े झूठों में से एक है कि हमारा IQ हमेशा के लिए तय हो जाता है। यह इतना आसान नहीं है। IQ परीक्षण के स्कोर समय के साथ स्थिर हो जाते हैं, लेकिन IQ सीखने का आकलन नहीं करता। यह आपकी बुद्धिमत्ता को नहीं दर्शाता, जो समय के साथ बढ़ सकती है। तय IQ का झूठ आपको सीमित करता है और आपको नुकसान पहुंचाता है। सभी लोगों में प्रतिभाशाली होने की क्षमता है, लेकिन अक्सर हम इस पर विश्वास नहीं करते। हो सकता है कि आपको इन झूठी बातों पर विश्वास करना बंद कर देना चाहिए और सकारात्मक रूप से सोचना शुरू करना चाहिए। लेसन: गेट रिड ऑफ नेगेटिव थॉट्स एंड थिंक पॉजिटिवली। हम सभी के मन में रोजाना हजारों विचार आते हैं। इनमें से कई सवाल होते हैं। कई विचार बार बार दोहराए जाते हैं। हम सब के कुछ ऐसे खास सवाल होते हैं जो सबसे ज्यादा आते हैं। एक बार मुझे टोरंटो में एक फिल्म के सेट पर विल स्मिथ के साथ समय बिताने का मौका मिला। वहां पर सेट के कास्ट और क्रू के लोग जाड़े के मौसम में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक काम करते थे। इस बीच के एक ब्रेक में पता चला कि स्मिथ का मुख्य सवाल था, मैं इस अनुभव को और ज्यादा जादुई कैसे बना सकता हूँ। स्मिथ ने अपने इस मुख्य सवाल का बार बार पता लगाने की कोशिश की। खाली समय में वह सबके लिए गर्मा गर्म चॉकलेट लाते और चुटकुले सुनाते, जिससे सबकी थकान कम हो जाती और उनका मूड अच्छा हो जाता। सीख: बुरी बातों की जगह अपने मन में अच्छी बातों को लाइए। अभी आपके मुख्य सवाल क्या हैं? क्या वे आपकी मदद कर रहे हैं? बहुत से लोगों को मैं लोगों को खुद को कैसे पसंद करा सकता हूँ, या मैं अदृश्य कैसे बन सकता हूँ जैसे सवाल अप्रिय या कमजोर करते हैं। इस तरह की बातें फालतू होती हैं। इस तरह के सवाल सिर्फ आपके असली रूप को छुपाने का काम करते हैं। नए नए सवाल पूछकर आप अपने आप को ताकत दे सकते हैं। हम सब के अपने अलग अलग सवाल होंगे। लेखक के सवाल हैं, मैं इसे और बेहतर कैसे बना सकता हूँ? और जब मस्तिष्क समझ आ जाए कि वह कैसे काम करता है, तो आप उससे कैसे काम ले सकते हैं। अच्छे सवाल ज्यादा होते हैं। अच्छे सवाल आपका नजरिया बदलकर उसे सकारात्मक और असीमित बना सकते हैं, और इससे आपकी सेहत पर भी अच्छा असर पड़ सकता है। शोध से पता चला है कि खुश मिजाज लोगों को दिल का दौरा या अवसाद होने की संभावना 13% कम होती है। अगली बार जब आप मैं नहीं कर सकता, या मैं नहीं हूँ, या मेरे पास नहीं है ऐसा कुछ कहें, तो उसे उल्टा कर दीजिए। उसकी जगह यह कहिए कि मैं हमेशा से इसमें बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं अब इसमें बढ़िया नहीं बन सकता। उन पलों को याद करिए जब आपने सफलता पाई हो, चाहे कम ही मिली हो। ये सब आत्म आलोचना को हराने के अच्छे तरीके हैं। चाहे तो आप इसे कोई अजीब सा नाम दे सकते हैं और इसके लिए एक अद्भुत सा रूप भी सोच सकते हैं। इसको आपको निराश करने के बजाय इसका मजाक उड़ाइए और इसे अपने असली स्वरूप से अलग करना सीखिए। सकारात्मक सोच आपको जीवन की खुशियों और संभावनाओं के लिए खोल देती है। लेसन: डिफाइनिंग योरसेल्फ एंड योर पर्पस कैन मोटिवेट बिहेवियर चेंज। अक्सर लोग जुनून और मकसद को एक ही समझते हैं। हम किसी ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जो हमारे जोश को बढ़ाती है, जिस काम से हमें सबसे ज्यादा आनंद आता है। लेकिन जुनून और मकसद अलग अलग होते हैं। जुनून अंदर से आता है। दूसरों की उम्मीदों और धारणाओं की परत के नीचे आप इसे अपने दिल में छिपाए रखते हैं।
मकसद का ध्यान आपके आसपास के वातावरण पर होता है। आप इसे दुनिया के साथ साझा करते हैं या फिर दुनिया को दे देते हैं। हो सकता है कि आपको टोकरी बुनना बहुत पसंद हो, लेकिन हो सकता है कि आप टोकरी बुनना सिखाना चाहें। यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन अपना जुनून खोजकर उसे अपना मकसद खोजने के लिए इस्तेमाल करना अंतहीन प्रेरणा और ऊर्जा की कुंजी है। यह समझ और मकसद आपको बर्ताव बदलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। एक उदाहरण सोचिए, एक 70 साल के फिट आदमी के बारे में सोचिए। वो हर सुबह 5 बजे जिम जाता है। क्यों? क्या उसे सुबह जल्दी उठना या वेटलिफ्टिंग पसंद है? नहीं, क्योंकि वह इसमें एक मकसद देखता है। उसका लक्ष्य है अपने पोते पोतियों के साथ खेल कूद करने के लिए हमेशा फिट रहना। यह बात आप पर कैसे असर करती है? इस बारे में जरा सोचिए कि कितनी बार किसी भी काम को खत्म करने के लिए आपके पास इच्छा शक्ति की कमी होती है। शायद आपको इस बारे में सोचना चाहिए कि आप वो काम क्यों खत्म करना चाहते हैं। अगर उसका जवाब आपके मकसद से जुड़ा होगा, तो आप उस काम को करने के लिए ज्यादा तैयार होंगे। प्रेरणा बढ़ाने का एक और तरीका, अपनी पहचान के बारे में सोचना। इस तरह के सवाल आपके बर्ताव को बदल सकते हैं। लेखक ने स्टैनफोर्ड की एक स्टडी के बारे में लिखा है। वहां पर मनोवैज्ञानिकों ने लोगों को 2 ग्रुप में बांटा। एक ग्रुप से पूछा गया, वोट देना आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है? दूसरे ग्रुप से पूछा कि वोटर होना आपके लिए कितना महत्वपूर्ण। जब उन्हें बाद में मतदान के बारे में पूछा गया, तो दूसरा वाला ग्रुप मतदान करने 13% ज्यादा इच्छुक था। इसका क्या मतलब है? ऐसा लगता है कि किसी लक्ष्य या आदत के साथ खुद को पहोड़ लेने से प्रेरणा मिलती है। यह जवाब हालांकि आशापूर्ण है, पूरा नहीं है। प्रेरणा के पीछे की कमी के कई कारण हो सकते हैं। कुछ आगे के भाग में स्पष्ट हो जाएंगे। लेसन: गेट इनफ स्लीप, ईट वेल एंड एक्सरसाइज टू सपोर्ट योर ब्रेन। अब आपको एक मजबूत मकसद मिल गया है और आप कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। फिर भी कुछ आपको रोक सकता है। वो चीज क्या है? शायद सही तरीके से खाना न खाने या भरपूर नींद न लेने से हुई ऊर्जा की कमी। नींद की कमी से होने वाली शारीरिक और मानसिक परेशानियों की एक बड़ी सूची है। इसमें अवसाद, चिड़चिड़ापन, दिल की बीमारी और अल्जाइमर शामिल है। नींद को नजरअंदाज मत करिए। सोना, खाना और व्यायाम, ये तीनों आपके दिमाग की सेहत के लिए बेहद जरूरी हैं। अपने दिमाग की मदद के लिए भरपूर नींद लीजिए, अच्छा खाइए और व्यायाम करिए। सबसे पहले, नींद और व्यायाम का एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं लगता, लेकिन दोनों जुड़े हुए हैं। नियमित रूप से व्यायाम करने से नींद में सुधार होता है। एरोबिक व्यायाम से नींद पर क्या असर होता है? इस बारे सवाल पर की गई 16 हफ्ते की एक स्टडी के दौरान जो लोग जिम जाते थे, उन्होंने रात में ज्यादा देर तक अच्छी नींद ली। उनकी नींद 1.25 घंटे लंबी थी। व्यायाम जरूरी है, लेकिन ये तो कोई नई बात नहीं है। फिर भी हम कार्रवाई क्यों नहीं करते? हम बहाने बनाने में बहुत माहिर हैं। हमारे पास समय नहीं है, जिम की सदस्यता महंगी है, वेटलिफ्टिंग बोर करती है। लेकिन व्यायाम के इन नुकसान से कहीं ज्यादा फायदे हैं। मांसपेशियां बनाने और वजन घटाने के अलावा इसके फायदे आपके दिमाग पर भी डालते हैं। अपने दिमाग के याददाश्त और सीखने के केंद्र यानी हिप्पोकैम्पस को आप एरोबिक व्यायाम से बढ़ा सकते हैं। नींद और व्यायाम दिमाग की सेहत के लिए बेहद जरूरी है। इनके अलावा और क्या चाहिए? उच्च गुणवत्ता वाला खाना भी एक और जरूरी चीज है। मस्तिष्क वैज्ञानिक और आहार विशेषज्ञ डॉ लिसा मोस्कोनी मस्तिष्क के लिए जरूरी 45 चीजों की लिस्ट बताती हैं। इसमें एवोकाडोस, ब्लूबेरी, ब्रोकली, डार्क चॉकलेट, अंडे, पत्तेदार हरी सब्जियां, साल्मन मछली, हल्दी, अखरोट और पानी सबसे ऊपर हैं। नींद लो, व्यायाम करो, अच्छा खाओ। क्या आप इनको आदत बनाने के लिए भरपूर मेहनत कर सकते हैं? आपको अभ्यास करना होगा। फिर चाहे इसमें आपको 18 दिन लगे या 234 दिन, आप आदत बना सकते हैं। एक बार में छोटे छोटे बदलाव करें। धीरे धीरे यह आदत आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाएगी। लेसन: गेट इनटू फ्लो एंड यूज टाइनी मेजर्स टू बूस्ट प्रोडक्टिविटी। पिछली बार आपने ऐसा काम करते हुए कब समय पर ध्यान नहीं दिया जिसमें आप पूरी तरह से डूब गए थे? मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि तब आप शायद फ्लो की स्थिति में थे। इस स्थिति में हमें लगता है कि काम आसान है।
हम चुनौती महसूस करते हैं, लेकिन इतनी नहीं कि परेशान हों। हमें उस काम को करने में आराम और संतोष मिलता है। फ्लो की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इससे हमारी प्रोडक्टिविटी 500% तक बढ़ सकती है। अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए फ्लो में आइए और छोटे उपाय लीजिए। कैसे फ्लो में आएं? शुरुआत करने के लिए सबसे पहले विकर्षण को कम करिए। हर कुछ मिनट पर सोशल मीडिया देखते हुए आप फ्लो में नहीं आ सकते। एक स्टडी के अनुसार विकर्षण होने के बाद किसी काम को शुरू करने में 20 मिनट तक लग सकते हैं। आपको काम को खत्म करने के लिए पर्याप्त समय अवश्य देना है। कम से कम 90 मिनट, 2 घंटे तो और भी अच्छे होंगे। मल्टीटास्किंग करने से बचिए। वैज्ञानिकों ने पाया है कि मल्टीटास्किंग करने से प्रोडक्टिविटी कम होती है, फ्लो अच्छा लगता है। दुर्भाग्य से कई काम इस स्थिति में नहीं किए जा सकते। ज़्यादातर बहुत मुश्किल या बोरिंग होते हैं। फिर ऐसे काम को कैसे करना है? तो इसे करने के लिए आप छोटे छोटे कदम ले सकते हैं। कोई काम मुश्किल या बोरिंग होने से हम उसे टालने की कोशिश करते हैं, लेकिन चीज़ों को टालना मानसिक रूप से हानिकारक है। अधूरा काम आपके दिमाग पर बोझ होता है। जब तक वह पूरा नहीं होता, आप उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकते। इसी वजह से टालना अफसोस और शर्मिंदगी का भी कारण बनता है। और फिर इन भावनाओं से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वे चीज़ों को और ज़्यादा टालते हैं। किसी काम को पूरा करने के लिए छोटे छोटे और सरल कदम लेकर टाल मटोल को हराया जा सकता है। मान लीजिए कि आप बड़े भाषण को लिखने से नफरत करते हैं। आपको अपने आप से कहना होगा कि आपको पूरा एक साथ नहीं लिखना है, सिर्फ इसकी थीम बना लीजिए। यदि ऐसा करते हुए आपका काम हो जाए, तो हो सकता है आपको काम करने में मज़ा भी आए और आप अपने सोचे हुए से ज़्यादा कर लें। इस तरह से कामों को तोड़ लेने से आप उसे पूरा करने की संभावना बढ़ा देते हैं। लेसन: यूज़ स्टडी टाइम वाइजली। बक का पढ़ाई से क्या लेना देना है? अगर आप कंफ्यूज हो गए हैं, तो यह साफ जाहिर है कि इन दोनों के बीच का संबंध स्पष्ट नहीं है। कई अध्ययनों के अनुसार संगीत, मिजाज और सीखने का आपस में गहरा नाता है। कुछ खास तरह का संगीत सीखने की क्षमता को बढ़ाता है। यहाँ पर बाक की भूमिका है। 50-80 बीट प्रति मिनट वाले बरोक म्यूजिक से एकाग्रता बढ़ती है। सीखने के लिए हमारे दिमाग की छिपी हुई क्षमताओं को खोलने का संगीत एक जरिया है। सीख: कुशलता से पढ़ाई करिए। संगीत की तरह खुशबू से भी पढ़ने का तरीका सुधार सकते हैं। खुशबू यादें जगाती है। मसाले की खुशबू से आपको अपनी दादी की रसोई की याद आई हो, ऐसा संभव है। ये सिर्फ एक उदाहरण है कि किस तरह खुशबू यादें वापस लाती हैं। इसे याद रखते हुए पढ़ते समय या किसी प्रेजेंटेशन की तैयारी करते समय खुशबू का उपयोग करिए। सीखते हुए अपने कलाई पर एसेंशियल ऑयल लगा लीजिए। फिर वही खुशबू अपनी परीक्षा या प्रेजेंटेशन से पहले लगाएं। हो सकता है कि उस खुशबू से आपकी यादें वापस आ जाएं। जिम क्विक सीखने के और भी तरीके बताते हैं। इसमें आप शुरुआत और अंत पर सबसे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। पढ़ाई के शुरू के सबक आपके जहन में ज़्यादा समय के लिए रह जाते हैं, और आखिर में जो सफलतापूर्वक सीखा जाता है वह भी देर तक याद रहता है। इससे आप पर क्या असर पड़ता है? इन बातों को समझने के बाद आप शायद अपना पढ़ने का तरीका बदलना चाहेंगे। आप किसी भी सबक को शुरू करने और ख़त्म करने के लिए सबसे ज़रूरी बातें चुन सकते हैं और बीच में तुलनात्मक रूप से कम ज़रूरी बातें रख सकते हैं। शुरुआत और अंत में सबसे ज़्यादा ध्यान देने के लिए पोमोडोरो तकनीक काम में लीजिए। इस तरीके में आप अपने काम या पढ़ाई को 25 मिनट वाले पोमोडोरोस में बांट लेते हैं। फिर प्रत्येक पोमोडोरो के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना होता है। बस एक टाइमर लगा लीजिए। फिर पोमोडोरोस को याद करने की सक्रिय कोशिश के साथ मिलाकर उनकी उपयोगिता बढ़ाइए। इसमें आपको पढ़ी हुई जानकारियों को दोहराने और समझने की फौरन जांच करने की ज़रूरत है। अपनी किताब को बंद करिए या जो वीडियो आप देख रहे हैं उसे कुछ पल के लिए रोक दीजिए और आपने जो अब तक सीखा है उसे लिख लीजिए। आपने सबक खत्म किया। क्या काम खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। याद करने की एक और तकनीक है स्पेस्ड रेपिटेशन। इसका मतलब है कि समय समय पर अपने पढ़े हुए सबकों का मूल्यांकन करते रहना। हो सकता है कि आप नाश्ता करने से पहले और रात का खाना खाने से पहले दोहरा लें।
इससे आपका ज्ञान मजबूत होगा। अगले भाग में जानिए कि अपनी सीखी हुई बातों को और अच्छी तरह से कैसे याद रखा जाए। लेसन: विजुअलाइजेशन इम्प्रूव्स मेमोरी एंड फोकस। अभ्यास करने से ध्यान लगाने की शक्ति मांसपेशी की तरह मजबूत होती है। इसे बढ़ाने के लिए किसी भी चीज को प्रकाश की एक चमकदार गेंद के रूप में सोचिए। बातचीत यह चमकदार गेंद है। जब आपका ध्यान भटकने लगे तो इस चमकदार रोशनी की तरफ लौट जाएं। ऐसे व्यवहार करें जैसे उस रोशनी के अलावा कुछ है ही नहीं। इस तरह की विजुअलाइजेशन तकनीकों से ध्यान लगाने की शक्ति बढ़ती है। वो याद करने में भी मदद करती हैं। सीख: विजुअलाइजेशन से याददाश्त और ध्यान लगाने की शक्ति बढ़ाओ। बहुत से लोगों को लगता है कि उनकी याददाश्त अच्छी है या फिर बुरी है। इसके बजाय असल में उनकी याददाश्त प्रशिक्षित है या नहीं। आप अपनी याददाश्त को प्रशिक्षण कैसे दें? शब्द हो या अंक या कुछ भी, उसे याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है किसी चीज से जुड़ी हुई तस्वीर को दिमाग में लाना। यह कैसे काम करता है, एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। फायर हाइड्रेंट, बलून, बैटरी, बैरल, बोर्ड, डायमंड। इस शब्द सूची को याद करने के लिए आप शब्दों को दोहरा सकते हैं, लेकिन यह तरीका काम नहीं करेगा। जो आपने याद किया है उसे आप जल्दी ही भूल जाएंगे। इसकी बजाय शब्दों के इर्द गिर्द एक अटपटी कहानी बनाइए। सोचिए कि कई सारे बैलून्स मिलकर फायर हाइड्रेंट को उठाकर ले जा रहे हैं। बड़े बड़े ड्रमों के अंदर बैटरी रखी हुई है जो अचानक फटकर बैलून्स को फोड़ देती है। एक बड़े बोर्ड को एक झूले की तरह इस्तेमाल करते हुए बैटरियों को ड्रम में बंद किया जाता है और उन बैटरियों वाले ड्रमों का निशाना वो सारे गुब्बारे होते हैं। अंत में उस बोर्ड को खड़ा करने के लिए एक बड़ा हीरा नीचे लगा हुआ है। अब देखिए कि आप शब्द कितनी अच्छी तरह याद रख पाते हैं। ऐसी ही एक तरकीब प्रेजेंटेशन तैयार करते समय भी काम आती है। इसे कहते हैं LOCI तरीका। इसका इस्तेमाल करने से पहले आप 10 ऐसे मुद्दों को चुन लीजिए जिन पर आप बात करना चाहते हैं। इसके बाद अपने किसी ऐसे परिचित कमरे या जगह के बारे में सोचिए जिसके रास्ते के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हों। हर एक मुद्दे को उस कमरे या जगह के किसी अलग चीज से जोड़ दीजिए, जैसे अपने बेड के लैंप को अपनी थीम से जोड़ दीजिए। अंत में अपने पूरे प्रेजेंटेशन की रिहर्सल करते हुए उसके रास्ते पर चलते हुए उसे याद करिए। अच्छी तरह से प्रशिक्षित याददाश्त आपको एक नई भाषा सीखने में, बढ़िया प्रेजेंटेशन देने में या किसी विषय के एक्सपर्ट बनने में मदद करेगी। लेसन: रीडिंग इज एसेंशियल टू लर्निंग एंड कैन बी इम्प्रूव्ड। हर किसी को पढ़ना पसंद नहीं। बहुत से लोगों को यह काम मुश्किल, बोरिंग और समय खाने वाला लगता है। कुछ लोग दिन भर के काम के बाद टीवी देखना या वीडियो गेम्स खेलना ज्यादा पसंद करते हैं। कई स्टडी बताती हैं कि पढ़ने की अच्छी क्षमता होने का आपके जीवन की उपलब्धियों के साथ सीधा संबंध है। पढ़ने की अच्छी क्षमता से आपको अधिक तनख्वाह वाली नौकरियां मिलने और सफलता हासिल करने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा पढ़ने में आपके दिमाग को काफी मेहनत करनी पड़ती है। पढ़ने से दिमाग की कई क्षमताएं एक साथ काम करने लगती हैं। इससे आपका ध्यान लगाने की शक्ति और याददाश्त दोनों मजबूत होती हैं। पढ़ना छोड़ने का मतलब है सीखना छोड़ना। सीखने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है और इसे सुधारा जा सकता है। आप कितनी तेजी से पढ़ सकते हैं? अधिकतर लोग तकरीबन 200 शब्द प्रति मिनट की गति से पढ़ते हैं। अजीब सी बात है कि अधिकतर वयस्क प्राथमिक विद्यालय के बच्चों की तुलना में धीमी गति से पढ़ते हैं। आम तौर पर दूसरी या 5वीं कक्षा के बाद पढ़ाई में पढ़ने का महत्व कम होने लगता है। कुछ लोग धीरे क्यों पढ़ते हैं? अक्सर इसके जवाब में सब वोकलाइजेशन की बात सामने आती है। इसका मतलब है कि लोग पढ़ते समय हर शब्द का अपने मन में उच्चारण करते हैं। यह पढ़ने की गति में बाधा होता है। सब वोकलाइजेशन करते हुए आप जितनी गति से बोलते हैं उतनी ही तेजी से पढ़ सकते हैं। अगर आप खुद को ऊपर लिखे गए तथ्यों से पहचान सकते हैं तो घबराइए नहीं। हो सकता है कि आपका दिमाग इससे ज्यादा तेजी से सोच सकता हो। सब वोकलाइजेशन को कम करने के लिए पढ़ते समय गिनती गिनिए। जोर जोर से 1, 2, 3 पन्ने के नीचे तक बढ़ते हुए गिनते रहिए। पढ़ते हुए गिनती गिनना मुश्किल है,
प्रशिक्षण के बाद आपका दिमाग सब वोकलाइजेशन को कम करने लगेगा। अब आप शब्दों को बोलने की बजाय देखने लगेंगे। इस काबिलियत को सीखने के बाद पढ़ना किसी का भाषण सुनने की बजाय फिल्म देखने जैसा लगेगा। पेसर्स सब वोकलाइजेशन को कम करते हैं और पढ़ने वाले को देखकर पढ़ने में मदद करते हैं। शुरू करने का सबसे आसान तरीका है कि आप पढ़ते समय पन्ने पर अपनी उंगली नीचे की तरफ जाते हुए हिलाइए। यह इसलिए काम करता है क्योंकि हमारी आंखों को चलती हुई वस्तुओं को ट्रैक करने के लिए बनाया गया है। दृश्य पेसर्स की गति को 25-100% तक बढ़ा सकते हैं। इनमें से कोई भी तरीका तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप नियमित रूप से पढ़ने की आदत नहीं डालेंगे। रोजाना 30 मिनट पढ़ने के लिए निकाल कर रखिए। ज्यादा तेजी से पढ़ने के बाद बेहतर तरीके से सोचने की क्षमता विकसित करना आपका आखिरी कदम होगा। लेसन: ट्राई फ्रेश अप्रोचेस टू प्रॉब्लम सॉल्विंग टू इम्प्रूव। जीनियस सुनकर आपके दिमाग में किसका नाम आता है? मैरी क्यूरी या एल्बर्ट आइंस्टाइन का? लेकिन जीनियस शब्द सिर्फ बुद्धिमान लोगों या गणितज्ञों के लिए नहीं है। कई तरह की बुद्धिमत्ता होती है। वीनस विलियम्स को ही लीजिए। उनके अंदर उत्तम शारीरिक गति संबंधी बुद्धिमत्ता है, तो वह भी अपनी तरह की जीनियस हैं। इसका मतलब है कि वह अपने शरीर का बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल करती हैं। सीख: बेहतर बनने के लिए चुनौतियों से निपटने के तरीकों में बदलाव लाइए। ज्यादा बेहतर और ज्यादा असरदार तरीके से सोचने की शुरुआत अपनी खास तरह की इंटेलिजेंस टाइप को पहचानने से होती है। इसके अलावा और भी कई तरकीबें हैं। सोचने का नया तरीका चुनौतियों को एकदम नए तरीके से देखना और अपने सोचने के तरीके में बदलाव लाने से भी आप बेहतर तरीके से सोच सकते हैं। इसके लिए टोपी के बदलने की तकनीक काम आ सकती है। इंद्रधनुष के सब रंगों वाली टोपियों की एक पूरी अलमारी की कल्पना कीजिए। अब आप किसी भी चुनौती को सुलझाने के लिए हर कुछ मिनट में टोपी बदल सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आपने लाल रंग की टोपी पहनी है। इसका अर्थ है आपको भावनाओं पर ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी तरफ हरी टोपी पहनने पर आपको रचनात्मक होने की जरूरत है। यह तकनीक हमेशा काम नहीं आएगी। कुछ समस्याओं को सुलझाने के लिए आपको एक सीधी रेखा में नहीं, घुमावदार चलते हुए सोचना होगा। घुमावदार चलते हुए सोचने पर आप समस्याओं को सुलझाने की कोशिश में लगते नहीं, बल्कि उसके पीछे की वजह पर ध्यान देते हैं। नव प्रवर्तक और अल्बर्ट आइंस्टाइन मेडल से सम्मानित नवीन जैन एक्सपोनेंशियली सोचने का उदाहरण है। उनकी कंपनी वायोम, इस बात पर गौर कीजिए। जैन ने इसकी स्थापना इसलिए की क्योंकि उनके मुताबिक पुरानी बीमारियां दुनिया की सबसे बड़ी सेहत समस्या है। क्या उनकी कंपनी बीमारियों के इलाज के लिए रिसर्च कर रही है? नहीं, जैन ने बिल्कुल अलग तरीके से काम करते हुए इसकी स्थापना की। छोटे मोटे इलाज ढूंढने के बजाय उन्होंने ये बात समझी कि पेट में छुपे हुए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम को गहराई तक प्रभावित करते हैं। तो जैन ने एक ऐसे उपकरण की खूबी को रेखांकित किया जो पेट के इन सूक्ष्म जीवों का विश्लेषण करता है। इससे लोगों को उनकी सेहत के हिसाब से खाने के लिए सही भोजन चुनने में आसानी होती है। हो सकता है कि आपके सामने जैन जैसी बड़ी समस्या न हो। सोचने के नए नए तरीके खोज निकालिए, जिससे आपको समस्याओं को देखने का नजरिया बदलने में मदद मिले। इससे आपकी सफलता की संभावना बढ़ेगी। फाइनल समरी, निष्कर्ष में इस किताब में यह बताया गया है कि हम बहुत से लोग अपनी बुद्धिमत्ता और क्षमता के बारे में गलत धारणाओं की वजह से अपनी ही सीमाएं बना लेते हैं। हालांकि सफलता पाने के लिए उच्च स्तर की बुद्धिमत्ता की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने कौशल और इच्छा शक्ति को विकसित करना है। अपने मकसद को पहचानकर उसे इस्तेमाल करने से आपको आगे बढ़ने में मदद मिलती है। इसके बाद सीखने, ध्यान लगाने, याद रखने, पढ़ने और सोचने के सबसे बेहतरीन तरीके चुनिए। इससे आपका ज्ञान अंतहीन रूप से बढ़ेगा।